Let's start today's series of arithmetic ability. I request you all to take out your notebooks and pen and first read the question and pause the video, attempt by yourself. If there is any difficulty, then watch for the solution. Question number 1. If the value of 1 by 3 of 1 by 5 of a number is 8, then what is the value of 1 by 5 of that number? तो हमें 1 by 3 of 1 by 5 of a number, हमने लेट कर लिया नंबर इज़ x, तो उसका 1 by 3 इंटू में 1 by 5 इज इक्वल्स टू 8. 5 से 15, 15 इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, 8 इंटू 15 हमारा वैल्यू हो गया. लेकिन हमसे क्या पूछा, इसका 1 by 5, हमसे नंबर नहीं पूछा, हमसे नंबर का 1 by 5 पूछा, तो इसका 1 by 5 कर देंगे. 8 3 24, 24 इज़ द आंसर. क्वेश्चन नंबर 2. ऐसा क्वेश्चन हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं. इफ़ अ नंबर y587x इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 90, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ y माइनस एक्स. देखिए 90 के 2 को प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे, एक 9 हो गया, एक 10 हो गया. हमें पता है 10 से कोई नंबर तभी डिविजिबल होगा जब उसका यूनिट डिजिट 0 होगा. तो x की वैल्यू कुछ और हो ही नहीं सकती. x इज़ 100 ओनली, x 0 ओनली. x की वैल्यू 0 ही है, 0 के अलावा कुछ और हो ही नहीं सकती. तो x इज़ 0. अब y की वैल्यू देख लेते हैं. 9 के लिए क्या करना है, हमें इसको सिंगल डिजिट में लाना है. तो 8 और 5 13, 13 का मतलब हो गया 4, 4 + 7 11 मतलब 2. तो 2 में क्या प्लस करूं कि वो नंबर जो है वो डिविजिबल बाय 9 हो जाए. 2 + 7, इसका मतलब y की वैल्यू हो गई 7. 7 - 0 इज़ 7. क्वेश्चन नंबर 3. ये क्वेश्चन गलत दे रखा है. यहाँ पे बात एडल्ट और चिल्ड्रन की हो रही है और जो पिक्चर है वो मेल टीचर फीमेल टीचर की दे रखी है. तो क्वेश्चन फिर चिल्ड्रन और एडल्ट पे ही हैं, तो इसको करना पॉसिबल नहीं है. क्वेश्चन नंबर 4. ये हमें बार ग्राफ दे रखा है. यहाँ पे हमें बोला है the bar graph given below shows the number of pens sold by 6 shopkeepers. Number of pens sold by a particular shopkeeper is shown as the percentage of total number of. ये टोटल पेन जितने भी सेल हुए हैं 6 शॉपकीपर से, उनकी परसेंटेज बताइए किसने कितने बेचे. इफ़ द टोटल नंबर ऑफ पेन सोल्ड बाय ऑल द शॉपकीपर्स, मतलब टोटल वैल्यू हमारी 600 है. अच्छा, अगर आप इन सबको प्लस करेंगे ना तो ये 100% ही आएगा. 600 मीन्स 100%. देन यहाँ पे जो हमारा 100% है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 600 को. देन व्हाट इज़ द नंबर ऑफ पेन सोल्ड बाय S1. S1 30%. हमें पता है 600 का 10% कितना होगा. 10% मतलब 1 0 हटा दो या 1/10 कर दो. 60 हुआ 10%. 30% मतलब उसका 3 गुना, 10% का 3 गुना. तो 60 का 3 गुना 180. 180 इज़ द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 5. इसकी वैल्यू निकालनी है हमें. यहाँ पे देखिए पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, लेकिन ब्रैकेट के अंदर भी आप बोर्ड मास लगेगा, तो पहले डिवाइड सॉल्व करेंगे फिर मल्टीप्लाई. तो ये ऐसे हो गया 104/26 इंटू में 5 प्लस 8 to the 16 माइनस 6. 26 4 the 104, 4 5 the 20, 16 minus 6 10, 20 plus 10 30. क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 9 मल्टीपल्स ऑफ 9. देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है. 9 मल्टीपल्स ऑफ 9. अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक AP है. AP का क्या मतलब होता है, AP मतलब कोई एक ऐसी सीरीज़ जिसमें बीच का गैप सेम है. जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 1 3 5 7 9, इन सब में 2 का गैप है, 2 का गैप है, 2 का गैप है. तो कोई भी अगर हम टेबल लेंगे ना, हर टेबल में सेम ही तो गैप होगा. अगर 9 का टेबल ले रहे हैं तो उनके 2 नंबर्स के बीच में 9 का गैप होगा. 7 का टेबल ले रहे हैं तो उनके 2 नंबर्स के बीच में 7 का गैप होगा. तो यहाँ पे फर्स्ट 9 मल्टीपल्स का मतलब 9 से स्टार्ट करके हम कहाँ तक गए हैं, 81 तक. तो अगर कोई ऐसा नंबर है तो जो हमारा एवरेज होता है वो हमेशा मिडल वैल्यू होती है. तो अगर फर्स्ट 9 लिखा है तो इसकी मिडल वैल्यू कितनी हुई, 9 + 1/2 टर्म. मिडल वैल्यू तो ऐसे ही निकालेंगे. 9 और 1 10, 10/2, 5वीं टर्म, 5th टर्म.
तो 9 5 ज़ा 45। अच्छा, अगर आपको ऐसे भी नहीं करना तो एक और तरीका है। अगर बस कंडीशन यही है, ये AP में होना चाहिए। AP मतलब इनके बीच का डिफरेंस सेम होना चाहिए। ये तरीके तभी लगेगा, अदरवाइज़ आपको एवरेज तो फिर प्लस करके डिवाइड करके निकालना है। अब ये देखिए, अगर कोई AP में है तो उसका पहला नंबर और आखिरी नंबर उन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए। 81 और 9 90, 90/2 45। तो इस तरीके से भी आप इसका एवरेज निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ अ सर्कल इज़ 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1848। सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस सर्कल इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रोड। चलो सबसे पहले तो हम सर्कमफ्रेंस निकाल लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले इसको हम 22/7 इंटू में आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1848 इज इक्वल्स टू 1848। इसको कैंसिल आउट करते 11 2 ज़ा 22, 11 1 ज़ा 11, बचा कितना 7, 11 6 ज़ा 66, बचा 8, 11 8 ज़ा 88, फिर ये बचा 84। आर स्क्वायर आ गया हमारा 84 इंटू में 7। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो 7 इसमें से 84 7 की टेबल में आता है। 14 7 ज़ा 84, सॉरी 12 7 ज़ा 84। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ 12 इंटू 7 इंटू 7। 12 को और कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 3। बस अब हम जो कॉमन आ सकते हैं, क्योंकि ये स्क्वायर है, इधर जाके रूट में आएगा। आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? पेयर वाइज बाहर आ जाएंगे। एक ये 2 बाहर आ गया, एक ये 7 बाहर आ गया। 2 इंटू 7 √3, ये हो गई हमारी आर की वैल्यू। अब हम निकालते हैं इसका सर्कमफ्रेंस। 2 पाई आर, 2 इंटू 22/7 इंटू में 2 इंटू 7 √3, ये हो गया हमारा सर्कमफ्रेंस। अब उन्होंने क्या बोला है? सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रोड दैट कैन बी प्लेस्ड ऑन इन अ क्यूब। ये क्यूब है, इसमें जो लॉन्गेस्ट रोड होगी ना, वो कौन सी होगी? लॉन्गेस्ट रोड होगी क्यूब के अंदर इस कोने से लेकर इस वाले कोने तक। अगर आपको एक रोड अपने घर में देखो, घर में एक कोने से बिल्कुल दूसरे कोने अपोजिट डायरेक्शन में सामने वाले कोने तक जो रोड रखी जा सकती है वो ही सबसे लंबी होगी। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या होता है? अंडर रूट में a² + a² + a²। अगर ये क्यूबॉइड होता तो हो जाता अंडर रूट में l² + b² + h²। तो ये हो गया अंडर रूट में 3a²। a बाहर आ गया स्क्वायर रूट से, हो गया a√3। उन्होंने बोला ये जो सर्कमफ्रेंस है इसकी लेंथ इस लॉन्गेस्ट रोड की लेंथ के बराबर है। तो ये बराबर है √3a के। √3 से √3 कट गया, 7 से 7 कट गया। a की वैल्यू आ गई 22 इंटू में 4, मतलब कि 88। हमारा a 88 आ गया। अब हमसे पूछा है व्हाट इज़ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है? 6a²। 6a² का क्या मतलब है? 6 इंटू 88 इंटू 88। तो अब क्या हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। ध्यान से देखिए, अगर आप ऑप्शंस पे ध्यान देंगे, ये सबका यूनिट डिजिट अलग है, एक भी यूनिट डिजिट हमारा सेम नहीं है। तो हम इसका यूनिट डिजिट निकाल लेते हैं। यूनिट डिजिट निकालना बहुत इजी है। 6 8 ज़ा 48, बचा क्या? 8, लास्ट में 8 ही आ रहा है। फिर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 8 ज़ा 64। क्या आया यूनिट डिजिट? 64, मतलब कि यूनिट डिजिट 4 आया। इसमें इट मीन्स आंसर 4 वाला ही होगा, और सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो है सी। तो आंसर इज़ 46464। अगर और आप इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, यही आंसर आएगा। लेकिन एग्ज़ाम में बिल्कुल मल्टीप्लाई नहीं करना, क्योंकि इतना टाइम हमारे पास नहीं होता। हमारे पास तो ऑप्शंस हैं, हमें ऑप्शंस के साथ खेलना है बस। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में आते हैं। आप इसको पढ़िए, वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व करिए। नहीं समझ आता फिर वीडियो को आगे देख के इस क्वेश्चन को समझिए। इफ़ द प्राइस ऑफ अ शुगर इज़ डिक्रीज्ड बाय 20%, देन अ पर्सन कैन बाय 20 kg शुगर मोर for ₹2500।
₹4.25 वट विल बी द न्यू प्राइस ऑफ द शुगर पर केजी, वट विल बी द न्यू प्राइस ऑफ द शुगर पर केजी। देखिए, जब भी हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो उसमें एक तो बात हो गई उसका प्राइस, जब हम उसको ख़रीद रहे हैं तो हो गया उसका प्राइस। फिर ख़रीदने के बाद हम उसको कंज्यूम करते हैं, जब हम मतलब कंज्यूम का मतलब है कंजप्शन। आपने कोई चीज़ खरीदी, आप समझ लीजिए शुगर, चीनी लेने जा रहे हैं, मैंने कहा 1 किलो चीनी 20 रुपये की है, आपने कहा 4 किलो दे दो, तो आपने ख़रीदी कितनी, कंजप्शन ले लो या क्वांटिटी ले लो, एक ही बात है, ठीक है। ये जो कंजप्शन है भाई, जितना हम खरीद रहे हैं उतना ही तो कंज्यूम करेंगे, तो यहाँ पे कंजप्शन लिखो या क्वांटिटी लिखो, एक ही बात है। अगर मैं प्राइस इंटू कंजप्शन कर दूँ तो वो क्या हो जाएगा, टोटल एक्सपेंडिचर। मैंने 20 रुपये किलो चीनी थी, 4 किलो खरीदी, तो टोटल कितना खर्चा कर दिया, 80 रुपये। इतनी बात समझ आ गई। अगर मेरा प्राइस कम हो जाएगा, कंजप्शन एज इट इज़ है, समझ लीजिए प्राइस कम हो गया, मैं दुकान पे गई, दुकान वाले ने बोला अरे मैडम प्राइस तो घट गई, अब तो 16 रुपये किलो चीनी आ रही है। वैसे 16 रुपये किलो 20 रुपये किलो कहीं नहीं है भाई, बहुत महंगी चीनी हो रही है, 40-44 है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एग्जांपल के लिए लिया है हमने। तो अब शॉपकीपर ने मुझे बोला कि भाई ये तो चीनी तो सस्ती हो गई। मैंने कहा कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया बात है, आप फिर भी मुझे 4 किलो ही दे दीजिए। तो क्या हुआ, कंजप्शन अगर प्राइस घटा और मैंने कंजप्शन सेम रखी तो टोटल एक्सपेंडिचर भी घट गया। लेकिन मैं कहती हूँ नहीं, मैं तो पूरे 80 रुपये ही खर्च करूँगी। मैंने भैया को दिया 80 रुपये का, 80 रुपये दिए और कहा 80 रुपये में जितनी भी चीनी आ रही है ना उतनी चीनी मुझे दे दो। तो क्या हुआ, पहले मैं 4 किलो चीनी खा रही थी, अब मेरी जो चीनी है, अगर मेरा टोटल एक्सपेंडिचर सेम ही रहता है, अगर मैं अपना टोटल एक्सपेंडिचर नहीं घटाती तो क्या होगा, मेरा कंजप्शन बढ़ जाएगा, है ना। अगर मैं अपना टोटल एक्सपेंडिचर घटा देती हूँ तो मेरा कंजप्शन एज इट इज़ रहेगा, और अगर मैं अपना टोटल एक्सपेंडिचर नहीं घटाती तो मेरा क्या होगा, कंजप्शन बढ़ जाएगा। इस क्वेश्चन में भी यही है। अब यहाँ पर भी हम परसेंटेज का ही यूज़ करेंगे, और आप सोचेंगे कि परसेंटेज आपने नहीं पढ़ा है, नहीं आता, नहीं, ये इसमें आपको कुछ अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो मैं अभी यहाँ पे बता रही हूँ उसको आप ध्यान से कर लेंगे तो आपको एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपकी मैथ्स की तैयारी पूरी हो जाएगी। यहाँ पे देखिए, प्राइस जो था वो पहले हम सब कुछ 100% ही मानते हैं। प्राइस जो है वो घट कर कितना रह गया, 80%, 20% घटा है ना। प्राइस जो है वो घट कर 80% रह गया, लेकिन आगे क्या लिखा है, देन अ पर्सन कैन बाई 20 kg शुगर मोर फॉर ₹2500। 2500 में 20 किलो शुगर और ज़्यादा ख़रीद पा रहा है, मतलब उसने अपना टोटल एक्सपेंडिचर नहीं घटाया, उसने अपना कंजप्शन बढ़ा दिया। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं प्राइस घटा, कंजप्शन अगर हम सेम रखते तो टोटल एक्सपेंडिचर भी घट जाता, लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर तो नहीं घटा है। अब क्या करना है, हमें 80 को फिर से 100% पे लाना है। फिर से हमारा जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो प्राइस घटने के कारण 80% हो गया, उसको वापस ऊपर लाना है, वापस 100 लाना है। इसका मतलब हमें 20% की बढ़ोतरी करनी है, इंक्रीज़ करना है। किस पर, 80 पर। किस पर, 80 पर। 1/4 मतलब 25%। इसका मतलब जो हमारा कंजप्शन था वो कितना बढ़ जाएगा, वो 25% बढ़ जाएगा। कंजप्शन कितना बढ़ेगा, 25%। पहले जितना भी कंजप्शन हो रहा था अब उसका 25% बढ़ जाएगा। तो पहले हमने कंजप्शन भी, सब कुछ हमारा 100% था, पहले कंजप्शन भी 100% था, टोटल एक्सपेंडिचर भी 100% था। अब हमारा कंजप्शन 25% बढ़ गया तो कितना हो गया अब कंजप्शन, 125%। प्राइस हमारा 80% रह गया, कंजप्शन हमारा 125% हो गया। तो अब ध्यान से देखिए, अब ये जो 25% है, अब ये जो 25% है वो 20 किलो को दिखा रहा है। अब ये जो 25% है वो किसको दिखा रहा है, 20 किलो को। 25% यही तो बढ़ा है, 25% बढ़ा, 20 किलो शुगर बढ़ गई, 20 किलो को दिखा रहा है। अब उन्होंने पूछा है व्हाट इज़ द न्यू प्राइस ऑफ द शुगर पर केजी। तो न्यू प्राइस कैसे निकालेंगे, तो पहले हमें ये पता होना चाहिए हम टोटल कितना ख़रीद रहे हैं। हम टोटल 125% ख़रीद रहे हैं अब, तो 20/25 गुना में
125, 25 5 ज़ा 125, 5 20 ज़ा 100। इसका मतलब टोटल अब हम 100 किलो चीनी खरीद रहे हैं। पहले हम कितनी खरीद रहे थे? 20 किलो कम, 80 किलो चीनी खरीद रहे थे, अब हम 100 किलो खरीद रहे हैं। और ख़र्चा हमने कितना किया? 2500 का। इसका मतलब 1 किलो चीनी कितने की हुई? 25 रुपये की। इसका मतलब 1 किलो चीनी कितने की हुई? 25 रुपये की। क्वेश्चन नंबर 9, द रेशो ऑफ 3 नंबर इज़ 2:3:5। इफ़ देयर प्रोडक्ट इज़ 810 देन व्हाट इज़ द सम ऑफ द 3 नंबर्स। देखिए रेशो का क्या मतलब होता है, इनमें से जो कॉमन वैल्यू है वो हमने कैंसिल आउट की हुई है, तो उस कॉमन वैल्यू को हम x ले लेते हैं। तो नंबर्स हो गए 2x, 3x, 5x। इनका प्रोडक्ट है 810। 5 to the 10, ये ज़ीरो कट जाएगा 5 to the 10 से। 327 ज़ा 81, ये हो गया एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू 27। इसका मतलब x इज इक्वल्स टू 3। इन तीनों को ऐड करना है, 2x + 3x + 5x 10x, क्योंकि हमसे इन तीनों का सम पूछा है। 10x हो गया सम, तो x की जगह 3 डाला, 10 3 ज़ा 30। क्वेश्चन नंबर 10, अ वर्क वॉज फिनिश्ड बाई A, B, C टुगेदर। A and B together finished 30% part of the work and B and C together finished 80% part of the work. Who among the three is the most efficient? इसमें पहले तो हम इसको नॉर्मली देखते हैं। देखिए A और B ने 30% पार्ट किया है और B और C ने 80% पार्ट किया है। अगर मैं मान लूँ A ने कुछ भी ना किया हो, A सिर्फ चुप साथ में B के बैठा था तो, और उसने 0% पार्ट किया है, तो इसका मतलब B ने 30% काम किया है। यहाँ पर B और C ने मिलकर कितना परसेंट काम किया? 80। 80 में से B का अगर हम 30 माइनस कर दें तो C का कितना आया? 50। तो भी मोस्ट एफिशिएंट कौन है? 50। लेकिन चलिए अब हम इसको सही करेक्ट मेथड से देख लेते हैं। A + B ने 30% काम किया, तो हमने मान लिया टोटल वर्क 100 है, और B + C ने 80 काम किया है। टोटल वर्क तो 100 ही है, तो A + B + C ने टोटल कितना काम किया है? मिलकर 100 ही काम किया है। अब ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये सेकंड और ये थर्ड। अगर मैं फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर दूं तो C की वैल्यू आ जाएगी, C इज़ इक्वल्स टू 70 आ गया, ये 1 - 2 करके आ गया। अगर मैं 1 में से 3 को माइनस कर दूं, फर्स्ट इक्वेशन में से 3 को माइनस कर दूं, B और C कैंसिल आउट हो जाएंगे, A की वैल्यू आ गई 20। अगर A की 20 है तो B की कितनी हुई? 10। अभी भी C 70 है, B 10, A 20, तो मोस्ट एफिशिएंट कौन है? C 70% काम कर रहा है। तो हमें इसमें इतना ये करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, ये हमें देख के ही पता चल रहा था कि अगर A 0 मान ले तो भी B 30 कर रहा है, और मतलब A और B 30 से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकते ना, इसलिए 80 में से 30 गया 50, तो C मैक्सिमम ही आ रहा था 50। लेकिन C की वैल्यू अगर हम एक्चुअल देखें तो C 70% काम कर रहे हैं। कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।